नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। ये पोस्ट जीतन राम मांझी का कोई भी देशभक्त जो है और इस तरीके की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं कि राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। ये पोस्ट जीतन राम मांझी का। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। जीतन राम मांझी की ओर से राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। एनडीए के नेता जहां राहुल गांधी पर हमलावर दिख रहे हैं, वहीं इंडी अलायंस के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। तो देखिए जीतन राम मांझी का पोस्ट और उसके बाद से सियासत तेज। एनडीए के नेता जहां राहुल गांधी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, वहीं इंडी अलायंस के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने जो कुछ भी देश को लेकर के कहा, उससे सियासत तेज है। ने बिल्कुल ठीक कहा, आदरणीय गिरिराज ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और इनके संसद की सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक सुरक्षा, सबको ये अस्थिर करना चाहते हैं। इस देश के सांस्कृतिक विरासत को भी ये समाप्त करना चाहते हैं। दरअसल एक देशद्रोही नेता है और देश को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये राहुल गांधी जी को भारत की छवि का ख्याल रखते हुए वो विदेशों में जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं, यह बहुत बचकानी हरकत है और निश्चित तौर पर उन्हें ऐसी हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और राष्ट्र के सामने कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कोई औकात नहीं होती है। तो वैसे में अपना चेहरा चमकाने के लिए राहुल जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। शिकारी का ये कैसे लोग शिकारी लोग शेर का शिकार करने के लिए दम लगा के बैठा रहता है। अरे भाई, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो गए हैं विदेश में, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कौन सी बात है? अरे धमकी क्या दे रहे हैं? कर दीजिए अगर है हिम्मत तो। जीतन राम मांझी जी या कोई भी भाजपा का नेता हो, खाली बयानवीर हैं। देश हित में एक काम किए तो बता दें। एकदम ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा पॉलिसी जो इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासी को लिए किया हो। ये राष्ट्रद्रोह नहीं है और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनका धर्म बनता है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। तो ये लोग राष्ट्रद्रोह और देश प्रेम की परिभाषा न बताएं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, पहले आप जिनके साथ हैं उनसे पूछिए कि आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है बीजेपी आरएसएस का। बिहार में चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन अभी से ही नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। दरअसल पटना में युवा जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को 2025 से 2030 तक का मुख्यमंत्री बता दिया गया है। ये पोस्टर पटना के विभिन्न इलाकों में लगाई गई है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। वैसे तो 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन
अभी से ही दावे जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ हो, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो चुनाव का, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटना में इस तरह से पोस्टर लगा करके एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो बताना शुरू कर दिया गया है। और ये पोस्टर जो है वो रंजीत कुमार सिंह उर्फ संटू पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जेडीयू के तरफ से लगाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो तस्वीर है वो लगाया गया है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है तीर छाप वो इस पोस्टर में है। और 2025 से 30 यानी कि अगले जो चुनाव होंगे 2025 में, उसके बाद 30 तक नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री जो है वो बताया जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से। और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये पोस्टर लगाए हैं। वैसे एनडीए घटक दल के भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास किया है, आगे भी उनके नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चलेगी। लेकिन ये इसका फैसला जो है वो तो बिहार की जनता करेगी। लेकिन बात अगर हम एनडीए घटक दल की करें तो अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला का तय होने का समय भी नहीं है, चूँकि चुनाव का तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव 2025 में होने हैं। मगर बात अगर हम जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो अभी से एक बार फिर से नीतीश कुमार को अगले 2030 तक का मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे बता चुके हैं इस पोस्टर के माध्यम से। बहरहाल देखना होगा कि जब बिहार में 2025 में चुनाव होंगे तो बिहार की जनता जो है किसे अपना सिरमौर बनाती है, किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो चुनती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में गंगा नदी कई हिस्सों में तबाही मचा रही है। कटाव इतना तेज है कि पलक झपकते ही घर और जमीन विलीन हो रहे हैं। कहलगांव के तौफील गांव में भीषण कटाव हो रहा है। देखते ही देखते एक घर ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली। गनीमत रही कि लोग पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे, इससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तौफील गांव में अब तक कई घर और जमीन गंगा नदी में समा चुके हैं। इसी के साथ नौगछिया के तिनटंगा में भी गंगा का कहर जारी है। यहां एक एक सेकंड में 5-5 फीट जमीन कटकर नदी में समा रही है। कटाव के कहर से लोग पलायन को मजबूर हैं और फ्लड फाइटिंग की सुस्त गति से नाराज भी दिख रहे हैं। दरभंगा से खबर है, जहां देर रात घंटे 2 घंटे की झमाझम बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। हल्की बारिश ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल सहित पूरा शहर पानी पानी दिख रहा है। डीएमसीएच में पानी घुस गया है और अस्पताल का विभाग टापू की शक्ल में दिखाई दे रहा है। चाहे इमरजेंसी विभाग हो या मेडिसिन विभाग या फिर शिशु विभाग, सभी पानी में डूबे दिख रहे हैं। मरीज के साथ उनके परिजन और डॉक्टर की भी परेशानी बढ़ गई है और लोग पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे अलग अलग विभागों में, अलग अलग वार्डों में ये पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और आने जाने में किस कदर परेशानी मरीजों और उनके परिजनों को हो रही है। और देखिए वार्ड के अंदर की तस्वीर, जहां कैसे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो बेड तक भरा हुआ है और लोगों को नीचे उतरने में भी काफी परेशानी हो रही है। नहीं करने वाला है, मोटर भी नहीं है जो मोटर से पानी निकाल के बाहर ले जाए, कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ पे है। इतना डूब के आदमी जाता है, बताइए क्या है। वार्ड के अंदर कैंपस से अंदर में भी पानी है, वार्ड के अंदर में भी पानी है। अब बताइए हॉस्पिटल में जो आदमी कोई भी आया है तो कैसे रहेगा, आप ही बताइए। मरीज तबाह भेल है, आदमी भी तबाह भेल है। और ये रात 1 बजे बाद मूसलाधार बारिश हुई है, जिस लेकर काफी पानी मतलब पूरे डीएमसीएच के कंपाउंड में और जिस जनरल वार्ड पेशेंट आता है उस रूम में पानी जमा हुआ है, दवाई रूम में, जनरल वार्ड में, मेडिसिन वार्ड में पूरे पानी तहस नहस किया हुआ है, जिससे पेशेंट को बहुत परेशानी बढ़ रही है। भागलपुर में एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ भीखनपुर मोहल्ले के लोग पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से पानी नहीं मिलने से परेशान है। दरअसल भोलानाथ पुल फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी का पाइपलाइन कट गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। गर्मी का कहर लोगों को जो है तड़पा रहा है। वहीं भीखनपुर मोहल्ले में जो है पानी की किल्लत पिछले 1 महीने से है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इस दौरान पाइलिंग के दौरान जो है वहां पर जो है पाइप जो है पानी का वो कट गया है, जिसके कारण मोहल्ले के लगभग 40 से 50 घर जो है
पानी नहीं मिलने से प्रभावित हैं। पानी लाते हैं, रिक्शे पर जाके धूप में लाते हैं, पानी का मरण होता, दूसरे से जाते पानी लेने बात बोलता है, झगड़ा झाटी हो जाता, अच्छा नहीं लगता अपने में। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता इसमें ना। ऐसा करिए कि कम से कम पानी का सुविधा कर दीजिए हम लोग। यहाँ पे जो है अभी डिब्बा बहुत कम है और एक भी बोरिंग नहीं है यहाँ पे, और डिब्बा भी अभी कम है। अभी लोग भी बहुत कम नजर आएंगे। जब पानी का टैंकर आएगा उसके बाद जो है डब्बा भी नजर आएगा, आदमी भी नजर आएगा। काफी परेशानी है, बहुत परेशानी है। पानी पीने का कहाँ से लाते हैं? पानी पीने ये पानी पीता है लोग पानी के लिए, और कहीं दूर से जब पानी लाते हैं या नहीं तो नगर निगम का टैंकर जो है वो जब आता है तो पानी के लिए अक्सर यहाँ पर लड़ाई भी देखने को मिलती है। लेकिन नगर निगम के द्वारा जो है अभी तक पाइपलाइन ठीक करने का काम शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण 40 से 50 घरों को जो है पानी अभी नहीं मिल रहा है और लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर बगहा के वाल्मीकि नगर क्षेत्र की है, जहां कनघुसरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नदी में मछली पकड़ने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे व्यास गोड़ नाम का शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि इस घटना के बाद गंडक नदी और नहरों के किनारे जाने से लोग काफी डरे हुए हैं। तो ये तस्वीर देखिए, आपको नदी किनारे बड़ा सा मगरमच्छ नजर आ रहा होगा और बताया जा रहा है कि इस मगरमच्छ से लोगों में दहशत है। ये बगहा की तस्वीर है, जहां नदी में मछली पकड़ने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया और इस मगरमच्छ की तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि बिहार में उनकी सरकार बनने पर जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तेजस्वी यादव की इस बयान पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 15,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है और बंगाल, यूपी से भी कम दर में यहां बिजली मिलती है। उन्होंने बिजली को लेकर तेजस्वी यादव के ज्ञान पर भी सवाल खड़े किए। आप पता कर लीजिए, लगभग 15,000 करोड़ रुपये का हर साल सब्सिडी कंज्यूमर्स को बिहार देता है। बगल में बंगाल और यूपी से सस्ती बिजली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में भी और कंज्यूमर को भी दिए जाते हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है तो अपना बोलते रहते हैं। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने वक्फ की धांधली का खुलासा किया था। मामले पर जेपीसी ने संज्ञान लिया। जेपीसी के सदस्य हथुआ पहुंचे हैं। जेपीसी मेंबर संजय जायसवाल की अगुवाई में यह टीम पहुंची। जेपीसी सदस्य ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और बताया था कि वक्फ की धांधली कैसी है, इसका खुलासा हमने किया था। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय जायसवाल आपको नजर आ रहे होंगे। इस पूरे मामले पर जेपीसी ने संज्ञान लिया है कि कहां वक्फ बोर्ड में धांधली हुई, कहां गड़बड़ियां की गई, और इसको अब संज्ञान में लेते हुए जेपीसी के सदस्य हथुआ पहुंचे हैं। जेपीसी मेंबर संजय जायसवाल की अगुवाई में ये पूरी टीम पहुंची हुई है और साथ ही साथ जेपीसी सदस्य ने न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया है। वक्फ बोर्ड द्वारा हिंदुओं के संपत्ति को अवैध ढंग से अपना कब्जा करने की जो खबर थी वो न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई थी और वो खबर का जो असर है वो भी होने लगा है। अभी आपको बता दें कि जो सांसद और जेपीसी के जो मेंबर हैं संजय जायसवाल, वो अपनी पूरी टीम के साथ फतुहा पहुंचे हैं और न्यूज़ 18 की खबर देखने के बाद कि ये फतुहा में आखिर ये कैसा हुआ कि तमाम हिंदुओं की जो ज़मीनें हैं वो रैयती ज़मीनें हैं, उनके पास उनके कागजात हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो नोटिस जारी करता है और कहता है कि 30 दिन के अंदर तमाम लोगों की ज़मीनें जो हैं वो खाली कर दे। तो यहाँ पे संजय जायसवाल जेपीसी मेंबर यहाँ पे पहुँचे हैं और जो गांव वाले हैं उन तमाम लोगों से उनके दस्तावेज भी देख रहे हैं, उनके ज़मीन के कागजात भी देख रहे हैं और पूरी बातों को समझ भी रहे हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला, पूरा घपला जो है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किस तरह किया गया। तो वो तमाम जो यहाँ पे कागजात हैं वो देखेंगे। उसके बाद इसे जो केस स्टडी है इसे जेपीसी में भी ले जा कर के सौंपा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर उस पर फैसला भी होगा।
तो न्यूज़ 18 हमेशा को कोशिश करता रहा है कि जो लोगों के जो मुद्दे हैं उसको सामने लाते रहें, और यही वक्फ बोर्ड का ये जो पहला मामला जो केस स्टडी हमने सामने लाया वो अब रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर जमुई से, जहां बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। बरहट थाना इलाके में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने गई थी। इस हमले में गिद्धौर थानाध्यक्ष पंकज कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी को मामूली चोट आई है। उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सुबह एक बरहट थाना अंतर्गत एक इलाका है गुगुलडी, वहाँ 2 थानों का बॉर्डर पड़ता है, बरहट और गिद्धौर दोनों थानों का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। उसी कार्रवाई में जो कुछ बालू माफिया हैं और कुछ आसपास से ग्रामीण हैं, उनके द्वारा पुलिस टीम पर हमला करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ पुलिस द्वारा जो अभी विधि सम्मत कार्रवाई हुई है उसमें हम लोगों ने कुल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे जो घटना के तथ्य एवं परिस्थिति हैं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, जिसमें 90 लाख के करीब कैश जब्त हुए हैं। ईडी की टीम को रेड में गहने और पैसों के लेन देन के कई सबूत भी मिले हैं। टीम ने पटना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक साथ छापेमारी की, जिसमें उसे ये सफलता मिली है। हंस के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों और कई अन्य कागजातों से बड़ी संख्या में लेन देन से संबंधित हिसाब किताब का खुलासा हुआ है। पटना में जिन 3 से 4 लोगों के यहां छापेमारी चल रही है वे सभी आईएएस के व्यवसायिक मित्र बताए जा रहे हैं। ईडी को बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, पेन ड्राइव समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक आईएएस और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी जो है वो लगातार चल रही है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो मंगलवार की शाम से शुरू हुई थी, और कोलकाता और बात करें मुंबई की तो यहाँ पे बुधवार की सुबह से ये छापेमारी शुरू हुई है जो निरंतर चल रही है। और जो ईडी के सोर्स जो बता रहे हैं कि इसमें बिहार का भी कनेक्शन है। हालांकि अभी जो है पूरे मामले की छानबीन चल रही है, जो तलाशी ली गई है, छापेमारी की गई है, उसमें जो ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफ़ी भारी मात्रा में सोने चांदी हीरे के जो है जेवरात मिले हैं, 40 लाख रुपया कैश मिला है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो साक्ष्य हैं वो भी मिले हैं, सबूत मिले हैं। और इस छापेमारी के दौरान मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। और अभी इस बाबत जो है वो खुलासा नहीं किया गया कि छापेमारी की कार्रवाई जो है वो किस आईएएस अधिकारी के यहाँ हो रही है और बाकी कौन लोग हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि देर शाम तक जो है ये खुलासा हो जाएगा कि ये आईएएस अधिकारी हैं तो वो कौन है और उनके विभिन्न ठिकाने कौन कौन से हैं, उनके जो संपर्क के लोग हैं उसमें कई कारोबारी है तो उनके कौन कौन से ठिकाने हैं, तो सभी जगहों का जो है खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार से भी इसका कनेक्शन की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक ईडी के जो सोर्स हैं पटना के वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि हाँ पटना में कहाँ कौन सा ठिकाना है, और छापेमारी की भी बात से भी जो है फिलहाल पटना में इनकार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में जो ठिकाने हैं उससे बिहार के जो है कनेक्शन बताया जा रहा है और आईएएस जो है वो कौन है इसका भी खुलासा शाम तक कर दिया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सहरसा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां कोसी नदी में कटाव जारी है। नदी में स्कूल समा गया। नौहट्टा प्रखंड की हाटी पंचायत का यह मामला सामने आया है। राजकीय बुनियादी विद्यालय कोसी में समा गया। 20 दिनों से कटाव की मार लोग झेल रहे हैं, तो नदी में देखते ही देखते स्कूल समा गया। कटाव से लोगों में दहशत है। सहरसा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ सेकंड का वक्त और देखते ही देखते देखिए स्कूल कैसे नदी में समा जाता है, तो लोगों में दहशत है। नौहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत का यह मामला। आसपास के जो लोग थे उन्होंने कैमरे से, मोबाइल फोन से इस तस्वीर को कैद किया है। बताया जा रहा है कि राजकीय बुनियादी विद्यालय की यह तस्वीर है जो कोसी में अचानक ही समा गया। 20 दिनों से कटाव की मार लोग यहां पर झेल रहे हैं, तो देखिए कुछ सेकंड का वक्त और ऐसे में लगातार चाहे वो घर हो, स्कूल हो, जमीन हो, कटाव की वजह से ये लगातार नदी में विलीन हो रहे हैं।
बिहार में कानून व्यवस्था को सख्त करने और आपराधिक वारदातों पर नियंत्रण करने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ी पहल की है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी और नक्सलियों के खिलाफ इनाम घोषित किया है। इस पूरी खबर पर पुलिस मुख्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। अपराधियों और नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी पहल की है। 7 कुख्यात अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने इनामी राशि घोषित की है और पुलिस कर्मियों के अलावा आम लोगों को यह कहा गया है कि अगर वो इसके बारे में सूचना देते हैं या उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करते हैं तो उन्हें इनामी राशि दी जाएगी। जो 7 कुख्यात अपराधी और नक्सली हैं उनमें मोहम्मद चांद जो पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके खिलाफ 2 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। बजरंगी यादव जो फतुहा थाना क्षेत्र का है, उसके खिलाफ 1 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। जो नक्सली है गया का कमलेश रवानी जो 3 कांडों में संलिप्त रहा है, उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का। अनिल यादव जो नक्सली है 4 कांडों में उसकी संलिप्तता रही है, उसके खिलाफ भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और यह गया का रहने वाला है। समस्तीपुर के अपराधी करमवीर कुमार जो 10 कांडों में आरोपी रहा है, उसके खिलाफ 2 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। जबकि मोहम्मद साहिल यह समस्तीपुर का ही है, इसके खिलाफ 1 लाख रुपए की राशि। और राजा शाह जो 2 कांडों में आरोपी रहा है, उसके खिलाफ 1 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो घोषणा की गई है ये 2 साल के लिए वैध होगा और सभी लोगों से कहा गया कि वो इस बारे में आम लोग भी अगर सहयोग करते हैं तो उन्हें भी इनामी राशि पूरी दी जाएगी। और बिहार पुलिस मुख्यालय से यही आदेश जो है निकला है। अमृत राज अपर पुलिस महानिदेशक अभियान की तरफ से यह आदेश जो है वो निकाला गया है और इसमें कहा गया है कि कुख्यात फरार नक्सली अपराधकर्मी जिनका आपराधिक इतिहास है उनको अगर गिरफ्तार करने में आप सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस इनामी राशि के हकदार होंगे। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बगहा से बड़ी खबर है, जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में महिला की हत्या की गई है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के पट्टीदारों पर हत्या का आरोप लगा है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। रामनगर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।